सोशल मीडिया बना नया हथियार, आतंकियों के निशाने पर भारत। एटीएस की रेड में बड़ा खुलासा। भारत में अब आतंक सिर्फ सीमा पार से नहीं आ रहा, बल्कि मोबाइल स्क्रीन के जरिए घरों तक पहुंच रहा है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, पैसों का लालच, हीरो बनने का सपना और फिर देश के खिलाफ साजिश। यूपी एटीएस ने जिस पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है, उसने कई डराने वाले सवाल खड़े कर दिए। आखिर कैसे आम घरों के युवा सोशल मीडिया के जरिए आतंक के जाल में फंस रहे हैं? कौन है वो लोग जो भारत के अंदर स्लीपर सेल बनकर तैयार हो रहे हैं? और क्या अब फोन की स्क्रीन ही आतंकियों का नया हथियार बन चुकी है? इस रिपोर्ट में देखिए पूरा खुलासा। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में बुधवार को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सोशल मीडिया के जरिए देश के युवाओं तक पहुंच कौन रहा है और उन्हें किस दिशा में ढकेला जा रहा है। एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि दोनों देश के संवेदनशील ठिकानों पर सीरियल ब्लास्ट, पुलिस टीम पर हमले और दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। जी हां, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बाराबंकी निवासी 23 साल का दानियाल अशरफ और कुशीनगर का रहने वाला 20 साल का कृष्णा मिश्रा शामिल है। जांच में सामने आया कि दोनों ही पाकिस्तान के गैंगस्टर और आतंक से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में थे। जिन नामों का खुलासा हुआ उनमें शहजाद भट्टी, आबिद जट और हामद शामिल है। ये वही नाम है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार भारतीय एजेंसियों की जांच में सामने आ रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जो बातें बताई, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। आरोपियों ने बताया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने उनसे कहा था कि मेरे कहने के अनुसार काम करोगे तो मैं तुम्हें इंडिया में हीरो बना दूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये उस मानसिक जाल की झलक है जिसमें आज के कई युवा फंसते ही जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती, फिर बड़े सपने और फिर पैसों का लालच और आखिर में हिंसा का रास्ता। यही तरीका अब लगातार सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजाद भट्टी ने पंजाब में हुए धमाकों की भी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि हाल ही में 2-3 धमाके पंजाब में देखने को मिले हैं। पंजाब में मंगलवार रात को 3 घंटे के भीतर ही 2 अलग अलग जगह ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद से एजेंसियां पहले से ही अलर्ट हो गई थी। एटीएस के प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन और गैंगस्टर अब इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे और फंसा भी रहे हैं। पहले फर्जी आईडी से दोस्ती की जाती है, फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ाई जाती है और उसके बाद उन्हें ये भरोसा दिलाया जाता है कि अगर वो ये काम करेंगे तो उन्हें भरपूर पैसा, नाम और ताकत मिलेगी। और यही वजह है कि अब आतंकवाद सिर्फ सीमा पार से घुसपैठ तक सीमित नहीं रह गया है। अब मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम रील, वॉइस नोट और वीडियो कॉल भी आतंक के हथियार बनते ही जा रहे हैं। एटीएस की जांच में सामने आया है कि आरोपी दानियाल और कृष्णा लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। उनके मोबाइल फोन से वीडियो कॉल, ऑडियो नोट, व्हाट्सएप चैट और देश विरोधी बातचीत के सबूत भी मिले हैं। इन चैट्स में सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि हमले की प्लानिंग, रेकी और टारगेट चुनने तक की बातें भी शामिल थी। एजेंसियों के मुताबिक इन युवाओं को अमीर बनने का सपना दिखाकर धीरे धीरे कट्टरपंथ की तरफ ढकेला जा रहा था। उनका मकसद देश के संवेदनशील संस्थानों, पुलिस थानों, चौकियों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर डर और अराजकता फैलाना था, ताकि देश की एकता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा सके। दानियाल अशरफ ने एक राज्य के पुलिस स्टेशन की रेकी वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स को पाकिस्तान भी भेजा था। उसने हमले के लिए पैसे और हथियार की मांग भी की थी। जांच में ये भी सामने आया कि हम्माद ने उसे आबिद जट की एक तस्वीर भेजी जिस पर पाकिस्तानी डॉन लिखा हुआ था। उस तस्वीर की 50 कॉपियां छपवाकर अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों पर लगाने की भी बात कही गई थी।
एजेंसियों का मानना है कि इसका मकसद डर फैलाना था और अपना नेटवर्क और मजबूत बनते हुए दिखाना था। वहीं कृष्णा मिश्रा की मोबाइल से ऐसे वीडियोस मिले हैं जिनमें शहजाद भट्टी और आबिद जट किसी वर्दीधारी व्यक्ति को गोली मारने और उसका वीडियो भेजने का टास्क देते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं। जांच में एक रेकी वीडियो भी बरामद हुआ है जिसमें कृष्णा और उसके 2 साथियों को ये काम सौंपा गया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कृष्णा मिश्रा एक सामान्य परिवार से आता है और वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उनके पिता छोटेलाल मिश्रा ने शराब की लत के कारण गांव की पैतृक संपत्ति तक बेच दी थी। परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। 4 ऑटो खरीदे गए लेकिन किश्तें नहीं भर पाने के कारण वो भी जब्त हो गए थे। कृष्णा की पढ़ाई भी सिर्फ 3वीं या 4वीं कक्षा तक ही हो पाई। उसे शराब पीने की आदत थी और फिलहाल वो दिल्ली में रहकर किसी कंपनी में काम कर रहा था। ये वही उम्र होती है जब युवा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, यानी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली चमक, जल्दी पैसा कमाने का लालच और हीरो बनने का सपना कई बार ऐसे युवाओं को गलत रास्ते की तरफ ढकेल देता है। कृष्णा के परिवार से कोई बीएसएफ में है, कोई वकील है, कोई दुकान चलाता है और कुछ रिश्तेदार पढ़ाई कर रहे हैं। यानी परिवार पूरी तरह से अपराध की दुनिया से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कृष्णा जैसे युवक इस नेटवर्क का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। अब आतंकवाद सिर्फ किसी खास इलाके या बैकग्राउंड तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया ने हर घर तक पहुंच बना ली है और इसी रास्ते से ब्रेन वॉशिंग का ये खेल भी चलता जा रहा है। दूसरी तरफ दानियाल अशरफ का परिवार भी सामान्य बैकग्राउंड से आता है। उसके पिता खेती करके परिवार चलाते हैं। उसकी मां सूफिया बानो गृहिणी है। दानियाल मुंबई में कढ़ाई का काम सीख रहा था और हाल ही में गांव लौटा था। परिवार उसे सऊदी या दुबई भेजने की तैयारी कर रहा था। पासपोर्ट भी बन चुका था और एजेंट को पैसे भी दिए जा चुके थे, लेकिन इसी बीच एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। परिवार का कहना है कि बुधवार सुबह कुछ लोग सादी वर्दी में घर आए, पूछताछ के नाम पर दानियाल को अपने साथ ले गए। बाद में पता चला कि मामला आतंक से जुड़ा हुआ है। एटीएस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये सिर्फ 2 युवाओं की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क उसकी झलक है। पिछले 2 महीनों में यूपी में कम से कम 12 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है यूपी एटीएस के द्वारा। 4 अप्रैल को लखनऊ से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में ये सामने आया था कि पाकिस्तान से उन्हें ऑफर दिया गया था कि जितनी ज्यादा दहशत फैलाओगे उतने ही ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे। इन लोगों ने पिकअप और बाइक में आग लगाकर उसकी रिहर्सल भी की थी और वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर को भी भेजे थे। हर आगजनी के बदले उन्हें 12,000 रुपए मिल रहे थे। इसके बाद 24 अप्रैल को मेरठ के तुषार और दिल्ली के समीर खान को भी गिरफ्तार किया गया था। एटीएस के मुताबिक दोनों शहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में थे। उन पर आरोप था कि वो यूपी के एक्स मुस्लिमों को हैंड ग्रेनेड से मारने की योजना बना रहे थे। इसके बदले उन्हें 3 लाख रुपए देने का लालच दिया गया था। यानी साफ है कि अब आतंक फैलाने के लिए बेरोजगार, आर्थिक तंगी से जूझ रहे या मानसिक रूप से कमजोर जो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाए उन युवकों को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और गेमिंग चैट तक का इस्तेमाल युवाओं तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है। पहले मजाक मस्ती की बातें होती हैं, फिर धीरे धीरे नफरत और हिंसा से जुड़ी बातें भेजी जाती हैं। कई बार युवाओं को यह एहसास भी नहीं होता है कि वो कब एक खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं, उसमें घुस चुके हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ काम कर रहे हैं या दोस्तों की मदद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। एक बड़ा ट्रेंड ये भी सामने आया है कि आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर्स का कनेक्शन लगातार बढ़ रहा है भारत में। पहले गैंगस्टर सिर्फ अपराध तक सीमित माने जाते थे, लेकिन अब कई मामलों में उनके तार आतंकवादी संगठन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैंगस्टर्स युवाओं को जल्दी पैसा, हथियार और डर का नाम देने का लालच देते हैं। सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियां, हथियार और आलीशान जिंदगी दिखाकर युवाओं को प्रभावित किया जाता है। यही वजह है कि कई बार
छोटे शहरों और गांवों के युवा भी इस जाल में उस आलिशान जिंदगी को देखकर फंस जाते हैं। रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकियां, भीड़भाड़ वाली जगहें और सरकारी संस्थान लगातार टारगेट पर हैं, क्योंकि इन जगहों पर हमला होने के डर ज्यादा है और मीडिया का ध्यान भी जल्दी जाता है। एजेंसियों का कहना है कि कई बार छोटे छोटे टास्क देकर युवाओं की टेस्टिंग की जाती है, जैसे पोस्टर लगाना, रेकी करना, वीडियो बनाना या किसी जगह की जानकारी देना। अगर युवक ये सब कर लेते हैं तो फिर उन्हें बड़े काम सौंपे जाते हैं, बड़े काम जो आतंकवाद के होते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि अब आतंकवाद का चेहरा भी बिल्कुल बदल चुका है। पहले सीमा पार से घुसपैठ होती थी, ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते थे और हथियार भेजे जाते थे। अब सिर्फ एक मोबाइल फोन काफी है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए किसी भी युवक तक पहुंचा जा सकता है, उसे धीरे धीरे मानसिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है, उसे ये महसूस कराया जा सकता है कि वो कोई बड़ा काम कर रहा है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अब सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर ज्यादा जोर दे रही है। लेकिन सवाल सिर्फ एजेंसियों का नहीं है, परिवारों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई युवक अचानक बहुत ज्यादा गुप्त बातें करने लगे, देर रात अजनबियों से बात करे, हिंसा से जुड़ा कंटेंट देखने लगे या अचानक पैसों की बात करने लगे, तो ये सारी चीजें चेतावनी हो सकती है। स्कूल, कॉलेज और समाज को भी इस खतरे को समझना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सीमा पार नहीं लड़ी जा रही, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है, आपके और हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। यूपी एटीएस की ये कार्यवाही एक बड़ा संकेत है कि खतरा लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती, पाकिस्तान से जुड़े गैंगस्टरों का नेटवर्क और देश के भीतर स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिशें अब खुलकर सामने आ रही हैं। दानियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा की कहानी सिर्फ दो युवाओं की कहानी नहीं है, बल्कि उस खतरे की एक तस्वीर हम सबके साथ साझा करती है, सामने आती है, जिसमें बेरोजगारी, सोशल मीडिया, लालच और कट्टर सोच मिलकर युवाओं को देश विरोधी रास्ते पर ढकेल रहे हैं। आने वाले समय में ये चुनौती और ज्यादा बड़ी हो सकती है अगर समय रहते समाज, परिवार और एजेंसियां मिलकर इसे रोकने की कोशिश नहीं करती, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा अंदर ही अंदर पैदा होते जाएगा और बड़ा रुख ले लेगा एक दिन। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपकी इस खबर पर क्या सोच विचार है? आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।